हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो 2022-23 को इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसमें पार्ट ए में एमसीक्यू के 12 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। इस तरह से 12 मार्क्स का जो है पार्ट ए होता है। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, 2009 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में किस में बदल गया। अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत ट्यूनीशिया कंट्री से हुई थी। ट्यूनीशिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसमें तानाशाही शासक को हटाया गया था और ये अफ्रीका में अरब के देशों में फैल गया था। तो पहले जो इस तरह तानाशाह को जो शासक को हटाया गया था, पब्लिक ने जनता ने बहुत आंदोलन किए थे और धरने प्रदर्शन किए थे इस तरह से। लेकिन बाद में जो आंदोलन बदल गया था, ये राजनीतिक आंदोलन, यानी ये सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन नहीं था, ना आर्थिक आंदोलन था। ये बाद में बदल गया था किसमें, राजनीतिक आंदोलन। तो इसका सी आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोवियत नेता का नाम बताइए जिन्होंने 1991 में तख्ता पलट का सामना किया था। तो देखिए, इसमें बोरिस येल्त्सिन है, मिखाइल गोर्बाचोव है, लियोनिद ब्रेजनेव है, जोसेफ स्टालिन है। अब आपको सोल्व करने से ही ध्यान देखना चाहिए कि 1991 में सोवियत संघ का नेता कौन था। तो जब आपको ध्यान आएगा तो देखेंगे आप, मिखाइल गोर्बाचोव 1985 से 91 तक थे। 1985 से और 91 तक तो सोवियत संघ के नेता थे, ये यानी राष्ट्रपति थे ये। अब इन्होंने जो कुछ पॉलिसी चलाई थी कि जो सोवियत संघ में जो मतलब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, आपको ध्यान आ रही होंगी इस तरह की जो है, यानी पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना के लिए और ग्लासनोस्ट जो खुलेपन की नीति को बनाई थी इन्होंने, जिससे जो है सुधार हो सके। लेकिन ना तो जनता ही और ना पुराने कम्युनिस्ट इनकी नीतियों से खुश हुए। जनता चाहती थी बहुत जल्दी जो है आर्थिक सुधार हो जाए और पुराने नेता चाहते नहीं थे। इसलिए वहाँ पर जो तख्ता पलट का काम किया, और तख्ता पलट का काम जो इनसे आने वाले बाद वाले राष्ट्रपति थे वो थे बोरिस येल्त्सिन। उन्होंने इसमें जनता का बहुत सहयोग किया और तख्ता पलटवाने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन जो हमारा ये कि हमें उसका नाम बताना जिसे तख्ता पलट का सामना किया। तो तख्ता पलट का सामना किया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। तो इस तरह इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आसियान मार्ग के लिए, यानी आसियान मार्ग का मतलब शैली के लिए उपयुक्त बयानों में से चयन कीजिए। अब देखिए, जो आसियान जो है हमारा, या ASEAN, ये आपने पढ़ा होगा। तो एसोसिएशन है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों हैं उनका संगठन है ये। उसे हम आसियान बोलते हैं। तो उसकी एक शैली है, उसे आसियान भी बोलते हैं इसमें। तो उसमें इनमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए, पहला है इसमें क्या है, आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है। दूसरा, आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। तीसरा, आसियान सदस्यों द्वारा अपनाई गई रक्षा नीति है। और चौथा, जो दार्शनिक सिद्धांत है जो आसियान के सभी सदस्यों को जोड़ता है। अब इन्हें पढ़ने के बाद आप देखोगे इसमें जो आसियान शैली है उसमें क्या है, उसका जो आंसर आपका बी सही है ये। क्योंकि जो ये सदस्य देश थे इनके बीच में अनौपचारिक और सहकारिता, यानी एक दूसरे के मेल मिलाप के, टकराव रहित मेल मिलाप था ये इनकी शैली। जो आपस में बातचीत करते थे, मतलब मेल मिलाप करते थे, तो वो अनौपचारिक होती थी और टकराव रहित होती। तो ये इसका सबसे उपयुक्त आंसर है। तो इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा, यूरो को अपनाने से इनकार करने वाले देशों को चुने इसमें। तो देखिए, मास्ट्रिक्ट संधि ये आपको पता होगा, जो यूरोपियन यूनियन जब बना था 1992 में, जब मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी और उन्होंने सबने मिलकर अपनी एक मुद्रा बनाई थी यूरो। तो कुछ इसमें जो है इस समय यूरोपीय यूनियन जो है इसमें 27 देश हैं, 27 कंट्री हैं। तो जब शुरुआत ही हुई थी इसकी, तो कुछ ने इसे इनकार कर दिया था, इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो उन देशों का सही
जो है समूह बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए ब्रिटेन और फ्रांस ये इसके सदस्य तो हैं, डेनमार्क और स्वीडन ये भी सदस्य, और यूएस और कनाडा ये इसके मेंबर ही नहीं है, तो ये तो होंगे ही नहीं जो इस तरह से जो हैं ये। तो अब ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरुआत करने वाले थे, तो इसका आंसर ये डेनमार्क और स्वीडन होगा। डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो को अपनाने से इनकार कर दिया था, तो इसका आंसर जो बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं ये अभिकथन और कारण के ऊपर है। तो ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अब कथन और कारण में पहले अभिकथन को पढ़ना, फिर उसका कारण पढ़ना। इसके 4 आंसर होते हैं। अगर ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता तो ए आंसर सही होता है, और दोनों सही होने के बाद जो सही स्पष्टीकरण नहीं है तो बी होगा। ए सत्य और आर गलत है तो सी होगा, ए गलत और आर डी तो ये डी होगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन और इसमें बताएंगे कि फिर इसका आंसर कौन सा ही होगा। तो देखिए ये इसका अभिकथन है ए, इसे ए से डिनोट करेंगे। पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। तो देखिए पारंपरिक सुरक्षा जो है अपने बचाव की सुरक्षा होती है, राष्ट्र के बचाव की सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होती है। तो हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है, तो ये सही है बिल्कुल ये। अब इसमें विश्वास निर्माण की बात की। विश्वास निर्माण क्या एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदी के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करता है, तो ये भी सही है इसमें। लेकिन जो इसका कथन का जो रीजन है वो एकदम सटीक नहीं है इसमें। तो इसमें ये तो सही है कि दोनों सत्य तो हैं, लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों सही है और ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं, तो इसकी 5वीं का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से है। तो देखिए अब 1969 में के आसपास जो है इस तरह से जो कांग्रेस में जो 2 हिस्से बन गए थे, उससे पहले उसमें एक सिंडिकेट ग्रुप था जो कांग्रेस ओ के नाम से था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के जो इसलिए इंदिरा गांधी के जो अगले चुनाव होता, राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये बात दोनों की अलग अलग हो गई थी। वीवी गिरी का चुनाव जब हुआ था कि वो इंदिरा गांधी की उनकी बनती नहीं थी सिंडिकेट से, तो इस तरह से चुनौती इंदिरा गांधी ने अलग जो वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया था और सिंडिकेट ने अलग उम्मीदवार बनाया गया था। तो चुनौती इसलिए ये बिल्कुल सही बात होगी कि पार्टी के अंदर से थी। दूसरी, उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता को सिंडिकेट से निपटना पड़ा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी निपटना पड़ा, बाकी आगे चुनाव है उसमें भी निपटना पड़ा। तो ये दोनों बातें ये सही भी हैं और इसका जो है स्पष्टीकरण भी सही है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आतंकवाद का अर्थ क्या है, यानी आतंकवाद का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पहला, बाजार या ट्रेन में एक बम विस्फोट है। दूसरा, क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल तैयार करना। तो ये ठीक लगता है, देख लेंगे और भी। यानी क्रूर हिंसा का उपयोग करके जो टेरर पैदा करना है वो आतंकवाद होता है। तीसरा, किसी भी सैन्य समूह द्वारा भारी हमला या व्यक्तिगत की गई हिंसा। तो ये इसमें सबसे सटीक आंसर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद के में क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल पैदा करना, जो उसे आतंकवाद कहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? देखिए पहले पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान चलती थी, उसकी जगह 2015 में 1 जनवरी से 2015 से नीति आयोग की जो है नीति आयोग की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, ये सरकार द्वारा चली गई थी। यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था। तो जो काम पहले नीति योजना आयोग करता था उसमें सुधार करके नीति आयोग बना दिया था। अब इसके कुछ कथन में कौन कौन से सुधार करने, तो इन्हें पढ़ते हैं, देखिए कि एक पर कौन कौन से सही है उनका पता लगाते हैं। पहला, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता। अब देखिए थिंक टैंक जो सरकार का थिंक टैंक मतलब सोच विचार करके क्या प्लानिंग करनी है क्या है, तो ये सही है। तो थिंक टैंक के रूप में तो काम करता है इसमें। दूसरी, नीति आयोग आतंकवाद, अब आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है, तो ये तो इसका काम नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। तो ये तो पहला सही है आपका। दूसरा,
थर्ड पर नीति आयोग सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद का मतलब संघवाद आपने पढ़ा कि सबका पार्टिसिपेशन होता है, जितने भी राज्य हैं इसमें सबकी सहभागिता होती है, सहकारी संघवाद भी, तो ये भी इसका थर्ड भी सही है। और चौथा इसमें नीति आयोग बड़े राज्यों और छोटे भूमिका छोटे राज्यों के लिए भी होता है इसमें, तो ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। अब इसमें ABCD में देखेंगे फर्स्ट थर्ड फोर्थ फर्स्ट में ही है, तो ये इसका पहला जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, नाम बताइए जिसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किया। अभी हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे, 1951 से शुरुआत हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक के बीच में हुई थी। और उस समय इस योजना का जो है किसने जो है क्वेश्चन है कि प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इन नामों में से देखोगे आपको KC नेगोर, TT कृष्णचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, PC महालनोबिस, तो ये आपको ध्यान आया होगा PC महालनोबिस इसके प्रारूप तैयार करने वाले थे। और इसमें भारी उद्योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और ये इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था। तो इसका आंसर जो द्वितीय परिषद योजना प्रारूप करने का PC महालनोबिस, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए पहला इसमें दूसरा आम चुनाव, पहला आम चुनाव 52 में हुआ था, 52 में हुआ था, तो ये 1957 में हो गया। अब चुनाव इसमें चौथा चुनाव भी देख रहे हैं, और दूसरा तो ये 67 में होगा चौथा, पहला 52 में हुआ था, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में और चौथा होगा 67 में। 1967 में 2 का तो पता चल गया। अभी VV गिरी के भारत के राष्ट्रपति के रूप में, अभी हम बात कर रहे थे VV गिरी 1969 में हुआ था, ये 1969 में ये बना इसमें। और कांग्रेस और इसी में इनका मनमुटाव हो गया था। कांग्रेस का 2, यानी कांग्रेस की जो बात चल रही थी अभी, इंदिरा गांधी के सिंडिकेट में विभाजन हो गया था इसमें, तो 2 ग्रुप। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उन्होंने अपना कांग्रेस जो सिंडिकेट में समर्थन वापस ले लिया था, तो कांग्रेस और CPI का गठबंधन हुआ था 1971 में। तो इस तरह से अभी जब इन्हें हम एक क्रम में करेंगे तो सबसे पहले 57 ये फर्स्ट नंबर पर हो गया, और फिर ये सेकंड नंबर पर हो गया, तो ये नहीं, हाँ ये सेकंड नंबर पर हो गया, तो 1 फर्स्ट और थर्ड, और ये फिर सेकंड और फोर्थ। तो देखिए ये इस तरह से आपका ये इसका ऑप्शन ए सही बैठता, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया हो। तो इसमें आप ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा और कुंज बिहारी श्रीवास्तव। तो ये जगमोहन लाल सिन्हा थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपातकालीन की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम का पता लगाइए। विषम का मतलब जो इनसे अलग होता है। तो इमरजेंसी जो 1975 में लागू की गई थी, तो उसमें देखिए संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लगाई गई थी, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, आह्वान किया था। ये इसमें इससे मिलते हुए है रेलवे की हड़ताल, और इसी में आंदोलन से पहले जो है आपातकाल लगाने से रेलवे की हड़ताल हुई थी, छात्रों के आंदोलन थे गुजरात और बिहार में, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, तो ये भी इसका सही है। नक्सली आंदोलन, ये कोई आंदोलन नहीं हुआ इस तरह से, और गुजरात में भी आंदोलन 74 में हुआ था। तो इसमें विषम का पता लगाना, तो ये इसका अलग होगा, सी आंसर इसका सही होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके ये 12th क्वेश्चन थे, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को भी आपकी तैयारी करनी है, जिससे आपके अच्छी तरह से आप स्कोर करें। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।